नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश कुमार। मैं एक फेको रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ और आज हम जानेंगे मोतियाबिंद के बारे में सब कुछ। तो हमारी आँख काम कैसे करती है? आपने सबने एक कैमरा देखा होगा या एक कैमरे के बारे में सुना होगा। कैमरे में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लेंस और एक होता है नेगेटिव, जो कि पुराने ज़माने में होता था। आजकल लेंस और सेंसर होता है और सेंसर पे जो रोशनी पड़ती है, वो फिर फ़ोटो के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे आँखों में एक लेंस होता है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, जो हमारे रेटिना यानी जो कैमरा का नेगेटिव है या कैमरा का सेंसर है, उस तरीके से काम करता है। तो लेंस से रोशनी जो आती है, वो पर्दे के ऊपर फ़ोकस करती है और फिर उस एक दिमाग से नस जुड़ी होती है और दिमाग हमारे उस रोशनी को इमेज के रूप में या एक दृश्य के रूप में देखता है। अब मोतियाबिंद में क्या होता है कि वो भगवान के द्वारा जो बनाया हुआ लेंस है, उसका धुंधलापन आ जाता है उसके अंदर। एज के कारण वो थोड़ा-सा पारदर्शी से वो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है और उस गंदगी को, उस पारदर्शिता के खत्म होने को हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद का असली मतलब होता है पानी के झरने से हम जैसे देखते हैं, हमें उस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, धुंधला-सा कोहरा के थ्रू दिखाई देने उस तरह से पेशेंट को दिखाई देना शुरू हो जाता है। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हम बस यही करते हैं कि उस खराब लेंस या उस धूमिल हो चुके लेंस को चेंज करके एक कृत्रिम लेंस यानी एक आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पे बिठा देते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बस इतना ही होता है। रोशनी पेशेंट को कितनी अच्छी आती है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो उसके पर्दे और नस की स्थिति की होती है। अगर पर्दा जैसे कैमरे में अगर नेगेटिव बढ़िया है या कैमरे का सेंसर बढ़िया है तो फोटो अच्छा आएगा, और वही अगर कोई खराब क्वालिटी का नेगेटिव लगाया है या सस्ता सेंसर लगा है तो फोटो हमेशा गंदी आएगी, आप चाहे कितना भी बढ़िया लेंस लगा लें। उसी तरीके से आँख में जब मोतियाबिंद हटाया जाता है, तो अगर पर्दा अच्छा है, नस अच्छा है, तो रोशनी हमेशा अच्छी आएगी, किसी भी लेंस से अच्छी आएगी। और अगर पर्दे में कोई दिक्कत है, जैसे शुगर के कारण बीमारी है या बीपी के कारण बीमारी है या एज के कारण भी कभी-कभी पर्दा कमज़ोर हो जाता है, अगर वैसी कोई स्थिति है, तो उसमें रोशनी हमेशा उसी अनुपात में कमी रहती है उस रोशनी में। तो अब जब हम जान चुके हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है, तो अब हम बात करेंगे उसको हमारी आँख से निकाल कर ये लेंस उसकी जगह पे लगाते कैसे हैं। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के आजकल मुख्यतः 2 तकनीक हैं। इसमें पहला होता है मैनुअल ऑपरेशन, जिसमें 6 से 8 एमएम का चीरा लगाकर मोतियाबिंद को हाथ से बाहर निकाला जाता है और एक लेंस उसकी जगह पर उसी चीरे से अंदर डाल दिया जाता है। जबकि दूसरा ऑपरेशन जो सबसे प्रचलित है आजकल, वो है फेको एमल्सिफिकेशन, जिसमें आप 2.5 से 3 एमएम का चीरा लगाते हैं, कहीं-कहीं 2 एमएम का भी चीरा लगाते हैं और उस छोटे से चीरे से मशीन अंदर जाती है, उस मोतियाबिंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और उसको उस मशीन के द्वारा बाहर निकाला जाता है और उसी छोटे चीरे से उस एक फोल्डेबल लेंस यानी मुड़ने वाला लेंस आँख के अंदर डाला जाता है, जो अंदर जाके खुल जाता है और अपना जगह ले लेता है और उसके बाद आपकी रोशनी साफ हो जाती है। इसी में एक और मॉडिफिकेशन है, जो कि फेको एमल्सिफिकेशन की एक उन्नत तकनीक कही जाती है, जिसमें ये जो चीरा बनाया जाता है, वो लेज़र के माध्यम से बनाया जाता है, जिसको रोबोटिक फेको भी कहते हैं। पर उस रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ चीरा और उस मोतियाबिंद को जो छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसके लिए लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलावा जो मशीन मोतियाबिंद को बाहर निकालना होता है, वो उसी मशीन से बाहर निकाला जाता है। तो अब जानते हैं दोनों तकनीकों में अंतर क्या है। जो मैनुअल ऑपरेशन होता है, उसमें चीरा चूँकि बड़ा होता है, तो सूखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसीलिए इसमें परहेज़ का समय ज़्यादा हो जाता है। आँख में पानी नहीं जाना चाहिए, सिर से नहाना नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 हफ्ते से बढ़ के 15 दिन की हो जाती हैं। जबकि छोटे चीरे वाले ऑपरेशन यानी फेको एमल्सिफिकेशन में आप सामान्यतः अपनी सारी चीज़ें अगले दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं तो आप 2 से 3 दिन में अपना ऑफ़िस जॉइन कर सकते हैं और 1 हफ्ते में आप हर तरीके से फ्री हो जाते हैं अपना सारा काम करने के लिए। सिर्फ़ लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चश्मा का पावर कितना आएगा, और वो चश्मा का पावर हम लोग जनरली 1 महीने पे देते हैं, किसी-किसी जगह पे कोई डॉक्टर उसको 15-20 दिन पे भी देते हैं। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है।
तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में, और लेंस कैसे चूज करें ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है पेशेंट के सामने, क्योंकि कभी भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बहुत सोच समझ के भी अपने पास एक लिमिटेड लिस्ट आपके लिए खोल के रखे, तब भी आपके पास 25 से 30 ऑप्शंस हो जाते हैं। 25 से 30 में से एक लेंस चुनना आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, और इसीलिए समझना जरूरी है कि लेंस आप चूज कैसे करें। और फिर हम कैमरा का उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा जो क्रिकेट मैच होते हैं स्टेडियम में, जब कैमरा घूमता है किसी फोटोग्राफर के ऊपर, तो उनके पास ये बड़े बड़े लेंसेज होते हैं। ये लेंसेज इसलिए यूज करते हैं वो क्योंकि उनको बहुत दूर में बहुत साफ देखना होता है, और उसके लिए एक बड़े लेंस की जरूरत है। पर आप देखेंगे आपके रोड पे जो लोग छोटे मोटे कहीं फोटो खींच रहे हैं, वो अपने पॉकेट से भी कैमरा निकालते हैं, उसमें एक छोटा सा लेंस लगा रहता है और उससे वो फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि उनको उतने की ही जरूरत है। तो उसी तरीके से जब आप अपना लेंस चूज करें तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको आखिर इस लेंस का करना क्या है, आपको देखना क्या है, आपको दिन भर में क्या क्या यूज आने वाले हैं उस लेंस की, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये लेंस यूज करना चाहिए, मुझे ये लेंस चूज करना चाहिए। तो उसको कैसे समझें? मुख्यतः जो भी काम हम करते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहले एक्चुअली ये 2 कैटेगरी थी, पर जब से कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल बढ़ा है, अब कैटेगरीज 3 हो गई हैं। तो पहली कैटेगरी होती है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि वो होती है जहां पे आपको 6 मीटर से दूर में देखना होता है। उसमें आपको दूर की दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। इसमें चीजें आ जाती हैं, जैसे आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, या आप अगर साइट इंजीनियर हैं जहाँ पे आपको दूर तक देखना है, या आप तीरंदाजी करते हैं, आप पुलिस फोर्स में हैं जहाँ पे आपको बहुत शार्प विजन की जरूरत है बहुत दूर तक देखने के लिए। तो उसमें आप जो भी लेंस चूज करें उसमें यह ध्यान रखें कि आपकी दूर की दृष्टि हमेशा बहुत अच्छी उससे आए। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यम दूरी की। मध्यम दूरी मतलब जो आप ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, या किचन में आप काम कर रहे हैं, आप बागवानी कर रहे हैं, या आप ड्राइविंग करते वक्त अपने डैशबोर्ड को देख रहे हैं जहाँ पे आप स्पीड मीटर, स्पीड कितना है, तेल है कि नहीं, या कितना किलोमीटर हुआ, ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये मध्यम दूरी के में आती हैं। तो अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा काम है, आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आपको ड्राइविंग बहुत ज्यादा करनी है, तो इन सब परिवेश में, इन सब जॉब्स के लिए आपको ऐसा लेंस चूज करना है जहाँ पे आपको दूर का तो सही दिखाई दे, साथ ही साथ मध्यम दूरी का भी सही दिखाई दे। और इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो होती है नजदीक की रोशनी। नजदीक की रोशनी उनके लिए होती है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत महीन महीन अक्षर उनको देखना होता है। और इन सब कैटेगरीज में जो मध्यम दूरी जो लेंस होते हैं वो ट्राइफोकल, मतलब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि उनको ऐसा लेंस चाहिए जो कि नजदीक का भी देखे और मध्यम दूरी का भी देखे और दूर का भी देखे, क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में दूर और मध्यम दूरी के सबसे ज्यादा काम करते हैं, नजदीक की जरूरत बहुत कम लोगों को होती है। तो जब अब हम जान गए हैं कि हमारे रोशनी की जरूरत क्या क्या है, तो हम जानते हैं कि लेंस को कैसे चूज करें। लेंस को जानने से पहले एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, वो है आपके आंखों की गोलाई। आंखों की गोलाई यानी जो आपकी काली पुतली जो आप देखते हैं वो गोल है या अंडाकार है, यानी कि वो स्फेरिकल है या सिलिंड्रिकल है। अगर वो सिलिंड्रिकल है तो आपको टॉरिक लेंस की जरूरत पड़ेगी, अगर वो स्फेरिकल है तो आपको नॉर्मल लेंस की जरूरत पड़ेगी। और ये 2 कैटेगरी सबसे ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, और बाकी जो भी लेंस की कैटेगरी हम सोचेंगे उसके अंदर ये एक नॉर्मल कैटेगरी होगी और एक टॉरिक वेरिएंट होगा उसका। अब पता कैसे करें कि आपको टॉरिक लेंस की जरूरत है कि नहीं? तो जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे लेंस के बारे में बात करेंगे तो उसके पहले आपके आंखों की गोलाई की नाप की जाती है, जिसको केराटोमेट्री कहते हैं, या वो ऑप्टिकल बायोमेट्री का एक पार्ट होता है। उसमें आपको पता चलता है कि आपका सिलिंड्रिकल पावर एक्चुअली है कितना। और डिपेंडिंग ऑन सर्जन, आप किस सर्जन के पास जा रहे हैं, कुछ लोग 0.75 सिलेंडर के ऊपर टॉरिक सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग 1 डायप्टर के ऊपर सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग 1.25 डायप्टर के ऊपर सजेस्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ऑपरेशन करा रहे हैं और किस डॉक्टर के पास इसकी सलाह ले रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लेंसेज के बारे में। अब जैसे कि हमने बात किया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन में मैक्सिमम काम, अपना 70 से 80% काम सिर्फ दूर का कर रहे हैं, तो आपके लिए जो लेंस है वो है मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल जैसा कि नाम में ही है, मोनो मतलब कि एक और फोकल मतलब कि दूरी। जैसे वो सिर्फ
एक तय दूरी को ठीक करता है, यानी कि 6 मीटर से आगे आपको जो भी देखना है वो आपको मोटा-मोटी साफ-साफ दिखाई देगा। उसके बाद एक कैटेगरी आई है, वो है एडवांस मोनोफोकल। एडवांस मोनोफोकल मोनोफोकल का ही एक उन्नत प्रकार है, जिसके अंदर आपको दूर का तो बहुत साफ दिखता है, पर उस लेंस के सरफेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका जो कंप्यूटर के डिस्टेंस पे या मध्यम दूरी के डिस्टेंस पे जो काम है वो मोटा मोटी ठीक ठाक हो जाए। वो बहुत शार्प तो नहीं होता, लेकिन हाँ, आप उसको आराम से पहचान सकते हैं और वो आपको किसी भी प्रकार की और कोई तकलीफ नहीं देता है। पर इसी में अगर कंप्यूटर पे आपको बहुत ज्यादा शार्प विजन की जरूरत है, तो उस समय आपको जो लेंस यूज करना है वो होता है ट्रू ईडॉफ, यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ये ट्रू ईडॉफ लेंस 2-4 कंपनियां बनाती हैं, जिसमें कि लेंस को इस तरीके से डिजाइन ही किया जाता है कि उसके अंदर 2 पावर होते हैं, एक जो दूर के डिस्टेंस को ठीक करे और एक जो आपको मीडियम डिस्टेंस का रोशनी दे। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी ऑफ लेंस होती है वो होती है ट्राइफोकल लेंस। ट्राइफोकल लेंस उन लोगों के लिए है जिनको दूर की रोशनी, मध्यम दूरी की रोशनी और नजदीक तीनों का काम होता है, जैसे कि या वो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, या उनको इस तरह का कोई काम करना है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए ये लेंस बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। और इस लेंस में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे पहले, अभी भी कुछ हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसके अलावा एक लास्ट क्वालिटी और लास्ट एडवांसमेंट जो इस लेंस कैटेगरी में आया है वो होता है कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन। कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन या सीआरवी लेंस वो लेंस होते हैं जिसमें आपको नजदीक और मध्यम दूरी के बीच में भी अगर कहीं रखना पड़े, या मतलब अगर आप 35 सेंटीमीटर कुछ पढ़ रहे हैं और फिर आप 50 सेंटीमीटर पर, अगर आप 40 पे, 45 पे, 50 पे, 55 पे पढ़ना चाहें तो आप किसी भी डिस्टेंस पे लगातार पढ़ सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं, लगातार वो रोशनी आपकी बनी रहती है। उस लेंस को बोलते हैं कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन लेंस। अब जैसे हमने देखा मोनोफोकल, एडवांस मोनोफोकल, ईडॉफ, ट्राइफोकल या कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन, ये जो इतनी कैटेगरी ऑफ लेंस है, इसमें आपको मिलेंगे स्फेरिकल लेंसेस और इसमें आपको मिलेंगे टॉरिक लेंसेस। तो आपकी केराटोमेट्रिक वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लेंस चूज करना चाहेंगे। तो जब आपको पता चल गया है कि आप कौन सा लेंस यूज करने वाले हैं, आप टॉरिक यूज करने वाले हैं या नॉर्मल यूज करने वाले हैं, मोनोफोकल यूज करने वाले हैं, एडवांस मोनोफोकल यूज करने वाले हैं, जब आप डॉक्टर के पास वापस जाएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये वाली लेंस लगानी है, तो फिर वो आपको ऑप्शन देंगे 2-3 कंपनीज की कि आप ये कंपनी का लेंस है, ये कंपनी का लेंस है, ये कंपनी का लेंस है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। और यहाँ पे बात आ जाती है देसी और विदेशी लेंस की, और ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम देसी लेंस लगाएं या विदेशी लेंस लगाएं। अब समझने वाली बात यह है कि हर कंपनी हर तरीके का लेंस नहीं बनाती है, तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है वो सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिले या 2 ऑप्शन मिले, तो आपको चूज करना बहुत ईजी हो जाता है। पर खास करके मोनोफोकल कैटेगरी में हर कंपनी मोनोफोकल लेंस बनाती है या टॉरिक मोनोफोकल लेंस बनाती है, और उसमें ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस सिनेरियो में आपको ये समझना जरूरी है कि विदेशी लेंस महंगे क्यों होते हैं। विदेशी लेंस में महंगे होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो विदेश में बने हैं, वहां से उनको ले आना होता है, इंपोर्ट करने का कॉस्ट होता है, इंपोर्ट टैक्स होता है, और इस कारण से वो लेंस ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा चूंकि वो लेंस इंडिया में बनने से पहले विदेशों में बनना शुरू हुए थे, तो उनकी तकनीक हमसे थोड़ी सी उन्नत है, तो कभी कभी कुछ लेंसेज में वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कुछ इंडियन कंपनीज भी काफी अच्छे लेंसेज बना रही हैं, और अगर आप उन कैटेगरी का लेंस उन कंपनीज का लेंस चूज करेंगे तो आपको उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब ये कौन सी कंपनी का लेंस कहाँ पे लग रहा है, ये आप अपने डॉक्टर से मिलके डिस्कस कर सकते हैं कि वो जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, और उस कैटेगरी पे आप कौन सा ब्रांड यूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। तो अब जब हमने पता कर लिया कि हमें कौन से टाइप का लेंस चाहिए, हमें मोनोफोकल चाहिए, एडवांस मोनोफोकल चाहिए, ईडॉफ चाहिए, ट्राइफोकल चाहिए, सीआरवी चाहिए, हमने ये पता कर लिया कि हमें सिर्फ नॉर्मल स्फेरिकल चाहिए या टॉरिक चाहिए, हमने ये भी सोच लिया कि हमें कौन से कंपनी का लेंस लगाना है, तो अब बात आती है कि इन सब लेंसेज में कोई खामी है क्या। तो जनरली जो सबसे कॉमनली लेंस इम्प्लांट किया जाता है वो है मोनोफोकल लेंस, और आजकल जो सबसे ज्यादा तेजी से उभर के आ रहा है वो है एडवांस मोनोफोकल लेंस। ये 2 सबसे कॉमन कैटेगरी है आज के तारीख में, और इन दोनों का जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपकी बायोमेट्री अच्छी हुई है,
आपका नस और पर्दा अच्छा है, तो आपको दूर की बहुत अच्छी रोशनी मिल जाएगी। एडवांस मोनोफोकल चूज़ किया तो आपको मीडियम का भी कुछ रोशनी आपको मीडियम डिस्टेंस की भी मिल जाएगी। भगवान के द्वारा बनाया हुआ लेंस को कोई भी लेंस रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो अगर आप ये सोच के ऑपरेशन करा रहे हैं कि जैसा कि आप बचपन में देखते थे या जवानी में देखते थे, आप ऑपरेशन के बाद वैसा देखना शुरू कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। उच्चतम से उच्चतम क्वालिटी की लेंस आपको उस रोशनी के सबसे नजदीक ले जाके खड़ी कर सकती है, पर उस भगवान के द्वारा बनाए हुए लेंस को कोई भी लेंस अभी के हिसाब से रिप्लेस नहीं कर सकता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है उससे बेहतर लेंस आ जाए। तो सबसे नजदीक जो क्वालिटी में लेंस लेके जा रहा है आपको, आपकी जरूरत के हिसाब से आप उस लेंस का चयन करें, पर इस चीज को समझते हुए कि कोई भी लेंस आपको बचपन वाली रोशनी नहीं लौटाएगा। बेस्ट रोशनी जो आज के हिसाब से अवेलेबल है वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी बात जो गौर करने वाली है कि भगवान का लेंस बनाया हुआ भगवान का लेंस है वो इतना खूबसूरत है कि अगर आप दूर की जगह पे देख रहे हैं, आप दूरदृष्टि यूज कर रहे हैं अपना, तो वो 100% जो रोशनी आपकी आंखों में आ रही है वो दूरदृष्टि के लिए यूज कर रहा है, और इमीडिएटली आप जब नजदीक का देख रहे हैं तो वही 100% रोशनी आपके नजदीक के दृष्टि के लिए यूज होने लगती है और दूर के लिए वो यूज नहीं होती है। पर जो अभी इंसानों द्वारा बनाया हुआ लेंस है, वो इस टेक्नोलॉजी इस जगह नहीं पहुंची है कि वो इस तरह का काम कर सके। तो इसमें जो लेंस बनते हैं वो क्या करते हैं, नजदीक की रोशनी आती कैसे है, वो जो रोशनी हमारी आंखों में आ रही है उसको 3 भाग में कर देते हैं। थोड़ी सी रोशनी वो दूरदृष्टि के लिए यूज करते हैं, थोड़ी सी रोशनी वो मध्यम दूरी के लिए यूज करते हैं, थोड़ी सी रोशनी वो नजदीक की दृष्टि के लिए यूज करते हैं, और थोड़ी रोशनी इस चक्कर में, ये डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में बर्बाद हो जाती है। तो जो बेस्ट से बेस्ट लेंस भी है वो 90 से 92% तक की रोशनी यूज कर पाते हैं, 8% रोशनी तो वैसे ही बर्बाद हो जाती है। तो अगर रोशनी आपकी बढ़ रही है, 3 भाग में बढ़ रही है, तो रोशनी थोड़ी आपकी हल्की हो जाएगी। इससे होता 2 चीज है, एक कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है, एक कलर परसेप्शन थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि आप काला और सफेद में जो फर्क करने का समझ है वो मल्टीफोकल के साथ हल्का सा कम हो जाता है, कलर हल्का सा कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप उन सब चीजों में काम करते हैं जहां पे आपको बहुत शार्प साइट की जरूरत है, बहुत फाइन कलर विजन की जरूरत है, जैसे कि अगर आप तीरंदाजी कर रहे हैं, या आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या आप वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग टाइप चीजें कर रहे हैं, फोटोग्राफर हैं, या गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत शार्प कलर की समझ की जरूरत है, या आप डॉक्टर हैं जिनको सर्जरी करनी है, आप अगर फिजिशियन है तो आप कोई सा भी लेंस यूज कर सकते हैं, बट अगर आप सर्जन हैं तो आपको बहुत शार्प साइट की जरूरत होगी। और इन सब चीजों में बेहतर है कि आप मल्टीफोकल का प्रयोग आज के हिसाब से न करें। हो सकता है 2-3 साल बाद अगर कोई बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए, बेहतर तकनीक, बेहतर उन्नत लेंस पहुंच जाए जो कि आपको इन सब चीज़ों से उबार के बाहर ले जाए, तो आप मल्टीफोकल का लेंस का प्रयोग ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हैं तो मल्टीफोकल लेंस या जो सा भी लेंस जिसके डिज़ाइन में सर्कल्स बने हुए हैं, वहाँ पे जब रोशनी पड़ती है तो वो थोड़ी सी फैल जाती है, आपको तारे की तरह चमकेगी, या लेंस जहाँ पे आपकी लाइट की का सोर्स है, जो बल्ब है, उसके चारों तरफ एक गोला सा दिखेगा। तो अगर आप रात को ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको रात को ड्राइविंग करने का शौक है, या आप ड्राइवर हैं पेशे से, तो आप मल्टीफोकल लेंस का प्रयोग ना करें। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी लेंस इम्प्लांट के बाद, और आपको कभी भी किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि आजकल बहुत यंग पॉपुलेशन में भी मोतियाबिंद होना शुरू हो गया है, और ऐसे में वो सवाल पूछते हैं कि ये जो लेंस हम लगा रहे हैं क्या वो जिंदगी भर चलेगा। तो सही मायनों में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में अभी इतना डेटा नहीं है, क्योंकि यंग लोगों में मोतियाबिंद होना अभी शुरू हुआ है। पर जो भी हम अपने एक्सपीरियंस से, या जो हम किताबों में पढ़ा है और जो अपने सीनियर्स से हमने बात करके समझा है कि 25 से 30 साल तक तो ये लेंस आराम से चल रहे हैं, और चलते ये पूरी जिंदगी है। लेकिन हमारे पास डेटा अभी 25 से 30 साल तक का है कि वहां तक कोई दिक्कत आई नहीं है। जनरली उससे ज्यादा का डेटा लाइफ में किसी के पास अभी है नहीं। तो उम्मीद यही है, क्योंकि लेंस जिस तकनीक से बनाई जाती है वो पूरी जिंदगी चलने के लिए बनाई जाती है,
वो लेंस में कभी कोई खराबी आनी नहीं चाहिए। वो अगर आनी होती है तो साल 2 साल में आ जाती है, लेकिन वो भी बहुत रेयर है, लाखों में 1 केस में ऐसा होता है कि उस लेंस में कोई खराबी आती है। वरना जो सा भी लेंस आप यूज़ करेंगे, वो पूरी ज़िंदगी के लिए होना चाहिए और वो पूरी ज़िंदगी के लिए रहना चाहिए। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हम लोग ये सजेशन आपको देते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे समाज में ये फैली हुई है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन आखिर कराएं कब? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठंडी में ऑपरेशन कराइएगा, ठंडी में रिजल्ट बढ़िया मिलता है। और जब बात निकली है तो कहीं से तो निकली होगी, कोई तो इसका वजूद होगा जहाँ से ये बात उठ के समाज में इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। तो पुराने ज़माने में जब ऑपरेशन हुआ करता था तो उसमें चीरा लगता था 12 mm, 15 mm, यानी 1.25 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का। और उसमें फिर लगते थे टाँके, जो कि होते थे 8 से 10। और ऐसे हालत में जब इतना बड़ा चीरा लगता था और टाँका लगता था, तो उस समय पेशेंट को बोला जाता था कि आप परहेज में रहें। आपको नहाना नहीं है सिर के ऊपर से महीना, 2 महीना। आपको एक जगह पे स्थिर रहना है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ऐसे। तो इन सब में लोग सोचते थे कि ठंडी के मौसम में वैसे भी आपको रज़ाई के अंदर आराम से रहना है, तो तभी करा लेते हैं आराम से। ना नहाने का टेंशन है, ना हिलने का टेंशन है, आराम से रज़ाई में रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्मी के अंदर आपको गर्मी आएगी, गर्मी लगेगी, पसीना लगेगा, आँख में पानी जाने का खतरा रहेगा और बिना नहाए तो आप रह नहीं सकते। और अगर आप एक जगह लेटे रहेंगे तो आपको बेचैनी सी होगी। इस चक्कर में पुराने ज़माने में जब ऑपरेशन होते थे तो वो ज़्यादातर ठंडी में किए जाते थे। पर अब आप अगर स्केल उठा के देखेंगे तो आप 2 mm देखिए, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर यानी चीरा हो गया है छोटा, उससे 6 से 8 गुना छोटा चीरा अब लग रहा है और इसको सूखने में समय लगता है 2 से 3 दिन। तो इसमें परहेज हो गया है खत्म। अब आप 2 से 3 दिन के बाद अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। डिपेंडिंग कि आप कहाँ ऑपरेशन करा रहे हैं, कहीं पे 7 दिन, कहीं पे 5 दिन, कहीं पे 10 दिन, कहीं पे 15 दिन। उसके बाद आपको हर एक्टिविटी करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, कोई भी परहेज आपका रहता नहीं है। तो इसमें अब बात खत्म हो जाती है। और अगर यही बात सच होती कि ठंड में ही ऑपरेशन कराना है, तो विश्व में सबसे बढ़िया ऑपरेशन रशिया में हो रहा होता और अफ्रीका में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा होता। पर वैसा तो है नहीं, हर जगह ऑपरेशन हो रहे हैं और हर जगह के पेशेंट उतनी अच्छे से देख रहे हैं। तो अपने दिमाग से ये भ्रांति को निकाल देना चाहिए कि ठंडी में ऑपरेशन कराएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आप किसी भी सीजन में कराइए, रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, बशर्ते आप उचित जानकारी के साथ अपनी स्थिति को समझते हुए ऑपरेशन करा रहे हैं। तो अब मोतियाबिंद के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी रह जाती है वो है ऑपरेशन में होने वाला खर्च। ऑपरेशन में ये बात ज़रूर है कि ऑपरेशन का जो आपका खर्च होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लेंस कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, क्योंकि जो हमने लेंस डिस्कस किया, खास करके जो ईडॉफ लेंसेज हैं, ट्राइफोकल लेंसेज हैं, सीआरवी लेंसेज हैं या टॉरिक लेंसेज भी, वो नॉर्मल लेंसेज के अपेक्षा थोड़े से महंगे होते हैं। सीआरवी लेंसेज तो हालांकि काफ़ी महंगे होते हैं, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक उसके ऑपरेशन का खर्च आ जाता है। तो वैसे में लोग सोचते हैं कि एक बार लगाना है, क्या हम कुछ जुगाड़ कर लें, कुछ इंतज़ाम कर लें और महंगा वाला लेंस लगा लें। ऑपरेशन में होने वाला खर्च 2 तरीके का होता है। जो मुख्य कॉस्ट होता है वो होता है आपके लेंस का खर्च, आपके लेंस का कॉस्ट। और उसके अलावा ऑपरेशन में बहुत सारी और चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप ऑपरेशन जहाँ करा रहे हैं उस प्रेमाइसिस में जो ओटी बनाया गया है उसको मेंटेन करने का खर्च, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसका खरीदने का खर्च, उसको सफाई रखने का खर्च, उसको स्टरलाइज करने का खर्च, वहाँ जो स्टाफ हो रहे हैं उनकी सैलरी, जो डॉक्टर कर रहे हैं उनकी फीस, आपको अगर बेहोश किया गया या आपको अगर इंजेक्शन दिया गया तो उस बेहोशी या सुन्न करने का खर्च। इस तरह के बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। ऑपरेशन के दौरान काफ़ी डिफरेंट तरह के दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनका खर्च होता है। और जनरली जो खर्च आपको बताया जाता है इन सब को मिला के बताया जाता है। तो जब आप लेंस का चुनाव कर रहे हैं तो आप इस बात को समझते हुए चुनें कि जो आप ऑपरेशन का पैसा दे रहे हैं उसमें से अराउंड 35 to 50% आपके लेंस का खर्च होता है और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो ऑपरेशन के दौरान होने वाले बाकी खर्चों का ब्यौरा होता है उसके अंदर। तो लेंस के चुनाव में 2 फैक्टर्स होते हैं। हमने बात की कि आपको ज़रूरत क्या है और दूसरा आपके बजट में क्या फिट आ रहा है। और ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है
जब आप किसी भी नॉर्मल इंसान से बात करेंगे तो वो बोलेंगे क्या ज़रूरत है महँगा लेंस लगाने की, सस्ता वाला लगा लो, मैंने वही लगाया था। या कुछ लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे अरे सस्ता वाला क्यों लगवा लिए, हम इतना महँगा वाला लगवाए हैं, यही लगवाना चाहिए, इसी से रोशनी आएगी, बाकी वो वाले तो खराब है। ये नॉर्मल जनमानस में भावनाएँ होती हैं। तो यहाँ पे समझना होता है कि आपके लिए क्या ज़रूरत है। अगर आपकी ज़रूरत नॉर्मल लेंस की है, मोनोफोकल लेंस की है, तो आपको मल्टीफोकल लेंस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको मल्टीफोकल लेंस या मतलब सीआरवी लेंस या ईडॉफ लेंस इन तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपको सोचना होगा कि क्या ये ज़रूरत जो है, वो मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है। अगर आपका पॉकेट उस चीज़ को अलाउ कर रहा है, तो आप ज़रूर वो लेंस इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी ज़रूरत है, आप उसके लिए खर्च करें। पर अगर आपका बजट उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है कि आप नॉर्मल मोनोफोकल लेंस यूज़ करें और बाकी जो कमी है, वो आप चश्मे के द्वारा पूरी करें। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो किया जाता है, जहाँ पे आप नॉर्मल लेंस लगाएँ और चश्मे से अपना नज़दीक का और मीडियम दूरी का काम करें। इसमें 90% ऑफ ऑपरेशन जो पिछले 4-5 साल से पहले हुआ करते थे, वो सारे मोनोफोकल पे होते थे और सब अभी तक बहुत खुश थे। ये ऑप्शन आने के बाद थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो चुकी है। सही लेंस लगाने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही समय पे लेंस लगाना। सही समय पे अगर लेंस नहीं लगता है, अगर मोतियाबिंद आपका पक जाता है और उस दौरान हम ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, लेंस नहीं भी लग सकता है। तो हमने ये काफ़ी देखा है कुछ मरीज़ों में कि वो इंतज़ार करते रहते हैं कि नहीं हम बढ़िया वाला लेंस लगाएँगे, उसके लिए वो इंतज़ाम कर रहे हैं और उस दौरान उनका मोतियाबिंद इतना पक गया कि वो ऑपरेशन करने लायक ही नहीं रहा, उनको फिर मैनुअल ऑपरेशन करके जो लेंस उस समय लग सकता था, उससे भी लोअर क्वालिटी का लेंस लगाना पड़ा। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप अगर मोनोफोकल लेंस भी लगवा रहे हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। जो भी ज़रूरत उसके बाद आपकी लगेगी, उसको चश्मे के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो अमूमन जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, हमने इस वीडियो में सारे कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई और सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो बनाएँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताएँ और हम उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आएँगे। धन्यवाद।